तो आपका है ये। अगेन कहिए, इसके खुद से खुद तक का सफ़र ही है। फ़र्क बस इतना है कि आप इसमें इंग्लिश भी सीखेंगे। जैसे आप किए ही हैं, कुछ सेशन आपने किया है, तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये कोर्स है क्या। बहरहाल, स्पोकन इंग्लिश एंड इनर ट्रांसफॉर्मेशन। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट वर्ड हम लोग ऐड करते हैं या ये सेंटेंस ऐड करते हैं, लेकिन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट सही मायनों में नहीं है। सही मायनों में ये क्या है, इनर ट्रांसफॉर्मेशन ही है कि इंसान अंदर से कैसे अपनी सोच, अपने जहन को और अपने नज़रिए को बदले। इंग्लिश आप सीखने आए हैं, आपके सीखने का रीज़न जो भी हो, लेकिन हमारे समाज में इंग्लिश सीखने का रीज़न आमतौर पे यही होता है कि जो इंग्लिश बोलने वाला इंसान है शायद वो अच्छा माना जाता है या बेहतर माना जाता है। अगर कोई इंसान है इंग्लिश बोल रहा है और इंग्लिश में कितना भी बड़ा बड़ा झूठ बोल के चला जाए तो शायद लोग उस पर शक ना करें, क्योंकि वो इंग्लिश बोल रहा है, भले उसका किरदार या कैरेक्टर कैसा भी हो। तो हम इन सब चीज़ों पर यकीन नहीं करते। आप इंग्लिश स्पीकिंग के कोर्सेज करने जाइए कहीं पे, वो आपको ऐसी बातें बताएंगे जैसे लगेगा कि बिना इंग्लिश के दुनिया में इंसान रह ही नहीं सकता। हम ऐसी बात नहीं करते। इंग्लिश सीखने का आपकी पर्सनैलिटी से कोई कनेक्शन नहीं है। जो इंसान इंग्लिश बोलता है उसकी पर्सनैलिटी महान नहीं है, और जो इंसान इंग्लिश नहीं बोलता उसकी पर्सनैलिटी में कोई बुराई नहीं है। इंसान की पर्सनैलिटी या किरदार उसकी वैल्यूज़ से, उसके आचरण से, उसके संस्कार से होती है। हाँ, इंग्लिश सीखना अगर आप ज़रूरी समझते हैं कि आपको बोलना है, आपको वैसी जगह कहीं काम करना है, प्रोफेशनल आपकी नीड है, या कहीं इंडिया से बाहर आपको जाना है या साउथ इंडिया में जाना है, तो यहाँ पे बिना इंग्लिश बोले काम नहीं हो सकता। या आप एक टीचर हैं तो बिना इंग्लिश बोले काम नहीं हो सकता, या कोई भी ऐसा प्रोफेशन है। तो सीखने की नीयत से इंग्लिश इंसान सीखे, और उसी नीयत से हम लोग भी ये कोर्स डिज़ाइन किए हैं। बोलना तो आपको 100% आएगा, लेकिन इंटेंशन बहुत मायने रखता है, इंसान की नीयत बहुत मायने रखती है। तो नीयत हमारी यही है कि आप इंग्लिश सीखें, इंग्लिश बोलें, फ्लुएंटली बोलें, लेकिन इंग्लिश सीखते और बोलते हुए आप अपनी वैल्यूज़ का, अपने कस्टम का, और जो भी चीज़ें हैं आपके कल्चर और आपके रिलीजन में, उसका ध्यान भी रखा जाए। तो आपका ये कोर्स 90 दिन का है। 90 दिन ये आपके 3 फेज़ में डिवाइडेड है। पहला फेज़, दूसरा फेज़ आपका बिल्कुल बेसिक होगा, तीसरा फेज़ आपका एडवांस होगा। पहले फेज़ में हम लोग एकदम सिंपल सी बातें सीखेंगे, जैसे कि इंसान बातचीत करता है या अपने बारे में बताता है। आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, अपना डेली रूटीन बताइए, मैं ये कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ, मैं आऊँगा, जाऊँगा। ये सारी चीज़ें क्या हैं, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल सिंपल हैं। ये मत करो, वो मत करो, यहाँ आओ, वहाँ जाओ, बिल्कुल आसान आसान सिंपल सिंपल सेंटेंसेस हैं। इस तरीके से आप सीखेंगे ये पहले फेज़ में, 1 से लेके 30वें दिन तक, चाहे वो प्रेजेंट की बात हो, पास्ट की बात हो, या फिर फ्यूचर की बात हो। दूसरा फेज़ आपका थोड़ा सा एडवांस होगा, 31 से लेके 60। यहाँ पे हम लोग कनेक्टर्स का इस्तेमाल करेंगे, प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करेंगे। आप जब भी बातचीत करते हैं तो बिना कनेक्टर के नहीं करते। कनेक्टर क्या है, जो दो चीज़ों को जोड़ दे। तो जब आप बातचीत करते हैं तो आप बहुत सारे कनेक्टर का या कंजक्शन का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि मैं वहाँ जा रहा था और मैंने देखा कि, जैसे ही मैं वहाँ गया मैंने देखा कि वो लोग यहाँ पे कुछ कर रहे थे। ये सब क्या है, दो सेंटेंसेस आप मिला के बातें बना रहे हैं। तो बातचीत आप एक सेंटेंस से कभी नहीं कर सकते। मैं आता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, इससे कितनी आप बात कर लेंगे, जाहिर सी बात है आपको आगे तो बढ़ना पड़ेगा। तो वो फेज आपका दिखाई देगा सेकंड। फिर आपका आता है थर्ड फेज, जो एडवांस कम्युनिकेशन बेस्ड होता है। डिबेट कहिए, डिस्कशन कहिए, एक्सक्लेमेशन कहिए, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस कहिए, या वो हर एक चीज़ जो बाकी आप 2 फेज में नहीं पाएंगे वो लास्ट के इस फेज में आप पाएंगे। और आप बिल्कुल वैसे ही इंशाल्लाह इंग्लिश बोलेंगे जैसे कि आप हिंदी, उर्दू या जिस भी लैंग्वेज में आप घर में बात करते हैं। और साथ ही साथ आप जो भी वैल्यूज सीखनी है वो सारी वैल्यूज भी आप सीख पाएंगे। तो आज आपका शुरू होगा डे 1। डे 1 आपका है ओरिएंटेशन, यानी कि इस पूरे कोर्स की रूपरेखा क्या होने वाली है और किस तरीके से आप पढ़ेंगे। और चूंकि इंग्लिश सीखने के साथ साथ आपको अपना नज़रिया और सोच भी बदलनी है, तो आपको किस नज़रिए के साथ, किस सोच के साथ आगे बढ़ना होगा। तो आज का टाइटल है वाई वी लर्न इंग्लिश, ब्रेकिंग फियर एंड नो योरसेल्फ। हम इंग्लिश क्यों सीखते हैं, इंसान कैसे अपना डर खत्म करे, और इंसान कैसे अपने आप को जाने। ये भी एक बहुत कॉमन रीज़न है। इंसान कहता है कि मुझे लोगों के सामने डर लगता है या शर्म आती है, या कोई इंग्लिश हमारे सामने बोल रहा है हम नहीं बोल पाते या मिस्टेक कर जाते हैं, उसका डर होता है। तो फियर क्यों खत्म हो। लेकिन फियर पे जाने से पहले पहला सवाल आपसे यही है कि इंग्लिश सीखने क्यों आए आप।
कौन बताएगा? रेफा बताइए, क्यों इंग्लिश सीखने की इच्छा पैदा हुई? वो मतलब रीजन क्या है? वो जाहिर सी बात है, आप बोलना चाहते हैं, क्यों? वो नहीं, मान लीजिए आप संस्कृत की कोई किताब लीजिए, आप नहीं समझ पा रहे मान लीजिए, तो सिर्फ इस नियत से आप संस्कृत सीखेंगे कि मेरा ट्रांसलेशन आसान हो जाए? कुछ ज़रूरत महसूस हुई होगी, क्या ज़रूरत महसूस हुई? तो कॉन्फिडेंस बेसिकली आपको चाहिए, और थोड़ा सीखना भी है, फ्रेमवर्क सही करना है इंग्लिश का, ग्रामर पढ़े हुए हैं ना? सही है, ठीक है। बताइए कहाँ जाना है, मतलब किस टाइप की जॉब करनी है? ये जैसे आमतौर पे लोग जाते हैं वैसे? हाँ, बढ़िया प्रोफेशनल वे में। हमको जाना है सर, वहाँ पे हमारा भाई रहता है, वही हमसे बोल रहा है कि इंग्लिश सीख करना, ज़्यादा यहाँ पे इंग्लिश ही चलता है। हाँ जाहिर सी बात है, दुबई में, यूएई। कहाँ इस्तेमाल करना है? अच्छा ठीक। तो ठीक है, इंटेंशन तो क्लियर है ही। आज की ओरिएंटेशन क्लास में सवाल एक ये भी है कि हम कैसे अपने आप को जानेंगे, आप कौन हैं? क्या इसका जवाब आपके पास है? अगर एक वर्ड में आप अपने आप को बताना चाहें कि मैं कौन हूं, क्या बताएंगे? बताएंगे? अपने आप को एक वर्ड में बताना हो कि मैं ये हूं, तो क्या बताएंगे? इंसान है। आप बताइए। और कोई बताए? इंसान ही हैं आप भी? आप बताइए, आप भी इंसान है? आप बताइए, सब फंसेंगे अभी। हाँ, एक वर्ड में अगर आप अपने आप को बताना चाहें तो क्या बताएंगे कि मैं कौन हूँ? जैसे कोई क्वेश्चन है कि आप कौन है, नाम छोड़ के आप नाम हटा दीजिए, जो आपकी पहचान हो, जो आपका कहिए वजूद हो। ये सोचना भी बहुत कुछ बताता है। बताइए। कह सकते हैं ईमानदार हैं, झूठे हैं, क्यूरियस हैं, लर्नर हैं, कुछ भी हो सकता है। इंसान इंसान है जैसा आपने कहा। नहीं है जवाब? नहीं है? अगर मान लीजिए आप सोच भी नहीं पा रहे हैं, जैसे कि आपको वर्ड नहीं मिला, तो इसका मतलब क्या है कि आपने अपने आप को कभी वक्त दिया ही नहीं, आप अपने आप को जानते ही नहीं। अगर सोचना पड़ रहा है, और इंसान भी अगर आपने बताया, तो इंसान क्यों बताया आपने? क्या रीजन है बताइए? कुछ तो सोचे होंगे। नहीं, लगता तो नहीं कि हम सब इंसान हैं। इंसान वही है जिसके अंदर इंसानियत हो, तो इंसानियत कैसे मापी जा सकती है? हाँ, अखलाक से। और अखलाक क्या अच्छा होगा, कैसे? सिर्फ बिहेवियर से अखलाक पता चल जाता है? अपने आप को जानने का मतलब ये होता है, आसान भाषा में एकदम, कि जो कुछ हम कर रहे हैं, जो कुछ हम सोच रहे हैं, जैसा भी हम महसूस कर रहे हैं, सब के पीछे हमें रीजन पता हो। अगर आप यहाँ पे आके बैठे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप यहाँ क्यों बैठे हैं।
और आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर हम बैठे हैं 2 घंटा तो उसका सच में 2 घंटे के लायक वो चीज़ है कि नहीं है, उसका फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। या अगर हम महसूस कर रहे हैं कोई खुशी या कोई दुख, तो उस दुख का कारण क्या है या उस खुशी की वजह क्या है। कई बार ऐसा होता है, मान लीजिए हम लोग बड़ा सैड होते हैं, पता नहीं चलता क्या एग्जैक्ट वजह है, लेकिन इंसान परेशान रहता है। क्यों परेशान? तो अपने आप को पहचानना या अपने आप को जानने का मतलब भी यही है कि हम पूरे दिन को अपने ऑब्जर्व करें कि असल में हम कर क्या रहे हैं, या हमारा दिन कैसे जा रहा है, हमारी ज़िंदगी कैसे गुजर रही है। कई बार ऐसा होगा कि 24 घंटा निकल गया, पता ही नहीं चला कैसे कहाँ कहाँ टाइम चला गया। तो रात में इंसान सोने से पहले जो है सोच ले कि दिन भर में हमने क्या क्या किया, कितने अच्छे काम किए, कितने बुरे काम किए, कितने लोगों को हमने कोई खुशी दी, कितने लोगों का हमने दिल दुखाया। दिल दुखाया तो हमने माफ़ी मांगी कि नहीं मांगी। ये सारी चीज़ें अगर हम नहीं सोच पाते तो इसका मतलब हम अपने आप को जानते नहीं हैं। अगर हम इस वे में जानते नहीं हैं तो इसका मतलब हम इंसान भी कतई नहीं है। सीधी सी बात। तो इंसान अपने आप को कैसे जानेगा? जब वो अपनी चीज़ों को, अपनी हर हरकत को, अपनी हर एक्टिविटी को ऑब्जर्व करे, बिना ऑब्जर्वेशन के, बिना अपनी सलाहियत को समझे इंसान कभी भी अपने आप को जान नहीं सकता। और अपनी सलाहियत को जानने के लिए, अपनी चीज़ों को समझने के लिए हमें अपनी ही तरफ फोकस करना पड़ेगा। लेकिन हम सब अपनी तरफ फोकस नहीं करते, हम सब फोकस करते हैं दूसरों पे। अफ्रीका में एक जनजाति रहती है, जनजाति समझते हैं, ट्राइब। तो वहाँ पे जो औरतें होती हैं वो बचपन से ही अपने होठ में, नीचे वाला जो होठ होता है, ऐसे बड़ा सा पत्थर बांधती हैं ताकि उनके नीचे के होठ मोटे हो जाएं। तो वहाँ का वो कल्चर है, जितना मोटा होठ रहेगा नीचे का उतनी अच्छी वो लड़की मानी जाएगी, उतनी ज़्यादा वो खूबसूरती मानी जाएगी। अब इंडिया में मान लीजिए क्या ये कल्चर लागू कर दिया जाए तो लोग उसको अच्छा मानेंगे? नहीं मानेंगे। तो कहीं क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि लोगों को वो पसंद नहीं आएगा। मान लीजिए आपको पर्सनली ये चीज़ पसंद है और आप करने लगे, तो क्या वो लोग को पसंद आएगा? नहीं आएगा। और लोग को पसंद नहीं आएगा तो क्या आप वो चीज़ करना चाहेंगे? नहीं करना चाहेंगे। तो हर चीज़ जो हम करते हैं वो दूसरों को नज़र में रख के ही करते हैं। तो हम जब अपनी सलाहियत के बारे में भी अगर सोच रहे हैं, हमको कोई काम करना है उसके बारे में अगर हम सोच रहे हैं, और वो सोचते हुए हम बाकी 4 लोगों का सोच रहे हैं, तो क्या हम अपने आप को या अपनी उस सलाहियत को पहचान या निखार पाएंगे? नहीं निखार पाएंगे। तो हमारी एक कमी ये भी है, अगर हम खुद को पहचानने की अगर बात हम करते हैं तो हम इसलिए अपने आप को नहीं पहचान पाते क्योंकि हम अपने आप को अपनी नज़र से नहीं देखते, हम अपने आप को बहुत दूसरों की नज़र से देखते। तो पहले हमें अपने आप पर फोकस करना चाहिए। अच्छाई की बात हो, बुराई की बात हो, या किसी भी चीज़ की बात हो, या अपना गोल सेट करने की ही बात हो, हर एक चीज़ में हमें अपने आप पर फोकस करना चाहिए। चाहे बुराई की बात अगर ले लीजिए तो हम सब देखते हैं कि हमारे आसपास जो लोग हैं वो हमारे साथ कितना गलत कर रहे हैं, कितना बुरा कर रहे हैं। चाहे दोस्त यार हो, अगर आप शादीशुदा हैं तो आपकी नंद की बात ले लीजिए, नंद है तो भाभी की बात ले लीजिए, या सास की बात ले लीजिए, बहू की बात ले लीजिए, कोई भी हो। हम सब अगर बैठेंगे और किसी की गैर मौजूदगी में कोई ना कोई बात करेंगे कि उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, उसकी ये कमी है, उसकी ये कमी, करेंगे। तो हमारी दिक्कत क्या है कि हम दूसरों पे ज़्यादा फोकस करते हैं, दूसरे क्या कर रहे हैं वो हम फोकस करते हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं उस पर फोकस नहीं करते। और दूसरे कितने बुरे हैं उससे हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि अगर हम दूसरों को बदलने जाएंगे तो उसमें मेहनत ज़्यादा लगेगी। तो बेहतरीन रास्ता क्या है कि हर इंसान अपने आप पे फोकस करे, अपने आप को पहचाने। और हर इंसान अगर अपने आप को पहचानेगा, अपने आप पे फोकस करेगा, तो जाहिर सी बात है हर इंसान अपने आप को बेहतर बनाएगा। जब हर इंसान अपने आप को बेहतर बनाएगा तो लोग अपने आप सही हो जाएगा। तो फोकस कैसे करें अपने आप पे? कैसे हम अपने आप को बेहतर बनाएंगे, क्या लगता है आपको? हाँ, खुद पे मेहनत करना पड़ेगा। बिना मेहनत के कुछ दुनिया में होने वाला नहीं है। अच्छा, आजकल मेहनत का भी बड़ा इशू है। आजकल सोशल मीडिया पे ऑनलाइन अर्निंग वाले आ गए हैं, इस पे तो हम लोग बड़ा डिस्कशन भी करते हैं। वो बताएंगे कि हाँ बस आपको ऐसे ऐसे करना है और 7,000 रुपये 8,000 रुपये आ जाएगा। तो क्या है, चुनाई तो लगाते हैं, वो बड़ी बड़ी बातें करेंगे, मेरे पास गाड़ियां हैं, मेरे पास बंगले हैं, ये हैं वो हैं। ये सब कहने से हो जाएगा? तो ये दुनिया में जितने महान महान लोग हैं, जितने बड़े बड़े लोग हैं, जितने रिच लोग हैं, तो इसका मतलब सब बेवकूफ़ हैं, उन्होंने फालतू में इतनी मेहनत की। अगर इतना ही आसान सब कुछ है तो लोग क्यों बैल की तरह मेहनत कर रहे हैं? तो ये अपने आप में सोचने वाली बात है। बिना मेहनत के कुछ होता नहीं है। कोई रॉकेट साइंस ऐसी नहीं है कि आप इंग्लिश बोलना 1 महीने में फटाफट सीख जाएं। जब तक आप प्रैक्टिस न करें, जब तक आप 2 घंटा उसमें मेहनत ना करें, अपना नज़रिया बदलना है, अपनी सोच बदलनी है, तो आपको उसी के हिसाब से अपने आप को ढालना पड़ेगा, अपने आप को बदलना पड़ेगा। एक जो है
नदी थी, नदी के किनारे पेड़ लगा हुआ था। ओक ट्री जानते हैं, एक लंबा सा पेड़ होता है। तो एक ओक का पेड़ था, बहुत लंबा बहुत ऊंचा पेड़ था, और उसी के बगल में एक बम्बू था। बम्बू समझते हैं, बांस। तो दोनों की आपस में हमेशा बातचीत हुआ करती थी। बम्बू थोड़ा सा सॉफ्ट था, बम्बू के अंदर या बांस के अंदर लचीलापन होता है, लेकिन ओक ट्री बिल्कुल सीधा, बहुत ऊंचा, बहुत बेहतरीन पेड़ था। वो झुकना जानता ही नहीं था। दोनों में हमेशा बहस हुआ करती। बम्बू बोलता है कि अरे थोड़ा सा झुक जाया करो, क्या ही टेंशन है, लोगों के साथ मिलना जुलना चाहिए, तुम अपनी ही दुनिया में मगन रहते हो, अपनी ऊंचाई को एंजॉय करते रहते हो। वो कभी सुनता ही नहीं। एक दिन अचानक रात में बहुत भयंकर तूफान आया, भयंकर वाला, मतलब एकदम जबरदस्त आंधी, जबरदस्त हवा। अब उस आंधी में उस ओक ट्री का हाल ये था कि वो अपनी ही अकड़ में या अपनी ही उस तनाव में खड़ा रहा पूरे टाइम तक। लेकिन बम्बू के अंदर लचीलापन था, वो हवा जिधर आती उधर वो घूम जाता, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ा। और सुबह जब सवेरा हुआ, सुबह जब हुई तो देखा कि जो ओक ट्री था वो टूट चुका था, लेकिन बम्बू नहीं टूटा। बम्बू क्यों नहीं टूटा? क्योंकि वो हवा के साथ अपने आप को जहां हवा ले जा रही थी वो वहां पे जा रहा था। वैसे ही उसके अंदर एक झुकाव था, उसके अंदर एक सबमिशन था, लेकिन ओक के अंदर नहीं था। ओक अगर बिना आंधी के या बिना हवा के अगर वो टिका है, अपनी जगह पे खड़ा है, तो वो ठीक है, वो मायने रखता है। लेकिन जब आंधी आई तब हालात और वक्त बदल गए, और उस हालात और वक्त के साथ उसने अपने आप को बदला नहीं। अगर मान लीजिए वो भी बम्बू की तरह अपने अंदर एक लचीलापन लेके आ जाता, तो क्या वो टूटता? नहीं टूटता। तो बम्बू का नेचर पहले भी लचीलापन था उसके अंदर, और फिर आंधी आई तब भी उसके अंदर लचीलापन था, और वही लचीलापन उसको जिंदा रखे रहा। तो इंसान के अंदर भी वही चीज है। जिस इंसान के अंदर लचीलापन है, वही इंसान अपनी जिंदगी बेहतर बना पाएगा। वक्त के साथ बदलाव जरूरी होता है, चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। जिंदगी है तो बदलाव होगा, और दुनिया में कुछ भी परमानेंट नहीं है। आज हम जो सोच रहे हैं वो 2 साल बाद सोचें, जरूरी नहीं है। आप जो आज सोच रहे हैं 5 साल बाद वही सोच आपकी हो, जरूरी नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि हम आज जो सोच रहे हैं और मान रहे हैं कि सोच बहुत सही है, लेकिन किसी के कुछ कहने से, किसी की कुछ एडवाइस से, किसी की सलाह से हमको रियलाइज होता है कि नहीं, हमारा सोचना कितना गलत था। और अगर हम अड़ जाए कि नहीं नहीं, हम जो सोच रहे थे सही है, तो क्या हमारे अंदर बदलाव आएगा? क्या हमारे अंदर बेहतरी आएगी? नहीं आएगी। वो बेहतरी लाने के लिए हमें अपने अंदर वो लचीलापन लाना होगा, और ये लचीलापन लाने के लिए हमें मानना पड़ेगा कि कुछ भी परमानेंट नहीं है। कुछ भी नहीं परमानेंट है, यहाँ तक कि रिश्ते भी परमानेंट होते हैं। दोस्त यार परमानेंट हैं, भाई बहन परमानेंट हैं, माँ बाप परमानेंट हैं। कुछ भी परमानेंट नहीं है दुनिया में। परमानेंट बस एक ही चीज़ है, वो क्या है? मौत। उसके अलावा कुछ भी परमानेंट नहीं। तो जो कुछ हम कर रहे हैं जिंदगी में, अगर हम रोज 10 घंटा सो रहे हैं तो उसको चेंज करिए, 4 घंटा घूम रहे हैं तो उसको चेंज करिए, मेहनत नहीं कर रहे हैं तो मेहनत करनी पड़ेगी। वो लचीलापन अपने अंदर लेकर आना पड़ेगा, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं डायनेमिज्म। बिना डायनेमिज्म के आप कुछ नहीं कर सकते। नहीं चल रहा है, वो टाइम शो कर रहा होगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? डायनेमिज्म। जो कुछ हमारी सीमाएं हैं, जो कुछ हमारी बाउंड्रीज हैं, उससे हट के हमें देखना पड़ेगा। मान लीजिए कि 1000 साल से दहेज प्रथा समाज में चल रही है, तो ऐसे ही हर इंसान दहेज लेता रहे, देता रहे, तो क्या उसमें बदलाव आएगा? कोई तो एक इंसान उठेगा, कहेगा कि नहीं ये चीज गलत है, अब इस रीति रिवाज से हट के हमको चलना पड़ेगा। तो क्या है? यही तो बदलाव है, यही तो चेंज है। तो वो चेंज सोच में भी आना चाहिए। इसी को हम लोग बोलते हैं डायनेमिज्म। मान लीजिए आपके अंदर नफरत है किसी खास फिरके के लिए, धर्म के लिए। अब हम यहाँ पे बताते रहे कि नहीं नहीं, नफरत करना अच्छी बात नहीं है, लेकिन आपके मन में भरा हुआ है कि नहीं, रब कर सकते हैं नफरत, क्या ही टेंशन है, तो हम कितना भी समझाएं, क्या आपके अंदर बदलाव आएगा? आ सकता है? नहीं आ सकता। तो वो लचीलापन हमारे दिमाग में और हमारी सोच में भी होना चाहिए। जिंदगी जहां ले जाए उस फ्लो के साथ हमें चलते रहना चाहिए। बस ध्यान इतना रखना है कि हम किसी को तकलीफ ना दें, किसी की फीलिंग को नुकसान ना पहुंचाएं। इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि 4 लोगों का आप बिल्कुल मत सोचिए, लेकिन वहाँ पे 4 लोगों का ज़रूर सोचिए जहाँ पे हम किसी को तकलीफ देने जा रहे हैं। वहाँ पे 4 लोगों का ज़रूर सोचिए जहाँ पे हम अपनी फैमिली की वैल्यूज से हट के काम करने जा रहे हैं। वहाँ पे 4 लोगों का ज़रूर सोचिए जहाँ पे हम अपने रिलीजन या अपने कल्चर की वैल्यूज से हट के काम करने जाएं।
इतना अगर ध्यान रखेंगे तो फिर जिंदगी में हम कुछ भी करें वो गलत नहीं हो सकता। क्योंकि आप दहेज अगर प्रथा के खिलाफ भी लड़ेंगे और आप कहेंगे नहीं मैं दहेज नहीं दूंगा नहीं लूंगा, तो मैं भी आपको 8 लोग कोसेंगे, तो कोसें, उसमें क्या टेंशन है। लेकिन आप शराब पीने का मन करेगा और सोचेंगे 8 लोग कोसेंगे फर्क नहीं पड़ता, तो वहां तो सोचना पड़ेगा ना कि नहीं सोचना पड़ेगा। तो इसलिए सही गलत का फर्क करके जिंदगी में वो लचीलापन हमें लेकर आना पड़ेगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है? इसके अलावा दूसरी चीज जो हमें अपने अंदर लेकर आनी है वो क्या है? सब्जेक्टिविटी। सब्जेक्टिविटी सुना है कभी आपने? एक छोटा सा एग्जाम्पल नहीं, कहानी सुनाते हैं, रियल स्टोरी सुनाते हैं अमेरिका की, उससे आप समझिएगा और फिर कनेक्ट करिएगा अपने आप से और अपने उन रिश्तों से जो आपके बहुत ज्यादा करीबी हैं। अमेरिका में कोई युद्ध चल रहा था, बहुत भयंकर युद्ध चल रहा था, और उस टाइम पे जो प्रेसिडेंट थे वहां पे, उन्होंने तुरंत सेना को एक मैसेज भेजा। जो सेना का जो मुखिया होता है उसको बोलते हैं कमांडर इन चीफ, ठीक है। तो कमांडर इन चीफ को उन्होंने मैसेज भेजा कि जहाँ पे युद्ध हो रहा है वो नदी का किनारा था और मौसम बदलने वाला था, तो मौसम जब बदलता है तो नदी में पानी भर जाता है। तो राष्ट्रपति को यह बात पता थी कि मौसम बदलने वाला है, बारिश आने वाली है और पानी भर जाएगा। तो उन्होंने कमांडर इन चीफ को मैसेज भेजा कि पानी भरने वाला है और यही बहुत बेहतरीन मौका है, दुश्मन की सेना को हम लोग घेर के निपटा देते हैं। तो उन्होंने बहुत लंबी चिट्ठी लिखी और उस चिट्ठी को भेज दिया कहाँ पे? कमांडर इन चीफ के पास। कमांडर इन चीफ के पास वो चिट्ठी गई और उस चिट्ठी का कमांडर इन चीफ ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उस चिट्ठी को इग्नोर कर दिया। और इग्नोर तो किया, उन्होंने दुश्मन की सेना को जाने भी दे दिया। तब तो ये देश से गद्दारी की बात हुई कि नहीं हुई? खास तौर पे राष्ट्रपति के ऑर्डर को उन्होंने नहीं माना, जिसको पूरा देश मतलब मानना जरूरी है। तो अब राष्ट्रपति को जाहिर सी बात है बहुत भयानक गुस्सा आया होगा कि मेरी बात नहीं मानी, राष्ट्रपति का ऑर्डर दरकिनार कर दिया, पूरे देश को खतरे में डाल दिया। तो राष्ट्रपति को गुस्सा तो आया, भयंकर गुस्सा आया, और उन्होंने फिर से एक भयंकर एकदम गुस्से भरा लेटर लिखा कि तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई, तुमने मेरा ऑर्डर नहीं माना, तुमने इतनी बड़ी गलती कर दी, जहाँ पे हम दुश्मन की सेना को कुचल सकते थे, मार सकते थे, सारा सफाया कर सकते थे, उस वक्त तुमने दुश्मन की सेना को छोड़ दिया। तो पूरा जितना भी खुन्नस थी दिमाग में वो सारा लिख डाला उन्होंने, और लिख के उन्होंने भेज दिया किसको? कमांडर इन चीफ को। तो कमांडर इन चीफ को वो लेटर पढ़ के कैसा लगा होगा? बुरा लगा होगा। लेकिन वो लेटर पढ़ के बुरा नहीं लगा, क्योंकि राष्ट्रपति ने वो लेटर भेजा ही नहीं वापस। तो क्यों नहीं भेजा? बाद में वो लेटर मिला लोगों को, तो वो लेटर शायद उन्होंने इसलिए नहीं भेजा कि उनको ये अंदाजा था कि यहाँ कमरे में बैठे हुए सोफे पर बैठ के लेटर लिखना बड़ा आसान है। लेकिन वो इंसान जो 10 दिन से फोन में लथपथ है, युद्ध में लगा हुआ है, लोगों की लाशें देख रहा है, बच्चों की चिल्लाहट सुन रहा है, विधवाओं को देख रहा है, उसके दिल पे क्या गुजर रही होगी वही जानता होगा, है ना। तो राष्ट्रपति कहाँ बैठा था? अपने व्हाइट हाउस में बैठा हुआ है, आराम से पंखे के नीचे बैठा हुआ है, एंजॉय कर रहा है। वो क्या जाने कि वहां पे क्या हालात हैं, जिसपे गुजरती है वही समझता है। तो कई बार कहना हमारे लिए बड़ा आसान होता है, किसी ने हमारा काम नहीं किया हम चिल्ला देंगे, किसी ने हमारी बात नहीं मानी हम चिल्ला देंगे। तो कभी उसकी नजर से भी देख रहे इंसान कि अरे उस पर क्या गुजर रही है, उसको फील क्या हो रहा है, या वो चाहता क्या है। तो सिचुएशन तो वही है, लेकिन नजरिया, जो इंसान वहां मैदान में खड़ा है उसका नजरिया अलग है युद्ध को लेके, जो इंसान वहां कमरे में बैठा है उसका नजरिया उस युद्ध को लेके अलग। यही है क्या? सब्जेक्टिविटी। तो अपनी जिंदगी बेहतर बनानी है, अपने आप को बेहतर बनाना है और अपने रिश्तों को बेहतर बनाना है, तो वो सब्जेक्टिविटी हमारे अंदर आनी चाहिए। और ये सब्जेक्टिविटी कहीं ना कहीं हमें दिखाती है, समझाती है कि इंसान को कैसे झुकना है, इंसान को कैसे दूसरों को समझना है। तो आप सोचिए कितनी लड़ाइयां हमारी जिंदगी में होती होंगी, कितनी बहस हमारी जिंदगी में होती होगी, कितनी बार ऐसी सिचुएशन आती होगी जहां पे हम अपनी बात पे अड़ जाते होंगे, चाहे वो दोस्त की बात हो, भाई बहन की बात हो, माँ बाप की बात हो, हस्बैंड वाइफ की बात हो। और कई बार तो ऐसा होता है कि वो लड़ाइयाँ कई सालों साल तक चलती हैं घर में, खानदान में। क्यों? क्योंकि हम अपनी बात पे अड़ गए और हमको लगता है कि हम ही सही हैं। ये भी तो मुमकिन है कि वो भी सही। राष्ट्रपति को लग सकता था कि हाँ हम ही सही हैं, मेरा ऑर्डर उसने इनकार कर दिया, लेकिन वो कमांडर इन चीफ भी तो अपनी जगह पे सही हो सकता है कि हाँ वो बेचारा सारी चीजें देख रहा था। तो किसको आप गलत कहेंगे?
किसी को कह सकते हैं? नहीं कह सकते। या फिर आपने वो पिक्चर देखी होगी, जैसे आप 6 वाली, इधर से कोई खड़ा है तो वो कहता है कि 9 है, इधर से कोई देखेगा तो कहेगा 6 है, तो आप किसको गलत कहेंगे? किसी को कह सकते हैं? नहीं कह सकते। तो जिंदगी भी वैसे ही है, सिचुएशन, सारी सिचुएशन ऐसे ही जिंदगी में होती है, बस हमें जरूरत है क्या, दूसरे के नजरिए से चीजों को एक बार देखें। तो अगर इतनी मामूली मामूली, ये सब कोई बड़ी बात नहीं है, ये सब कोई रॉकेट साइंस है, एकदम सिंपल सिंपल चीजें हैं जो हमारी जिंदगी को, हमारी सोच को, हमारे रिश्तों को खूबसूरत बनाएंगे। और तीसरी चीज क्या है? क्वांटिनम अप्रोच। क्वांटिनम अप्रोच क्या होती है? क्वांटिनम अप्रोच का आसान भाषा में मतलब ये होता है कि कोई भी चीज 100% सही नहीं है, कोई भी चीज 100% बुरी नहीं। दुनिया में आज के टाइम पीरियड में कोई ऐसा इंसान मिलेगा जो बहुत मासूम है या फरिश्ता है, मासूम का मतलब जिसने कभी कोई गलत काम किया ही ना हो, क्या ऐसा मुमकिन है? लेकिन हम तो ऐसे बहुत सारे लोगों से मिलते होंगे जिनको हम लोग नफरत करते हो, मैं भी, या कहते हो कि अरे बड़ा बेकार इंसान है। और बहुत से ऐसे लोगों से भी मिलते होंगे जिनको कहते हैं कि नहीं बहुत अच्छा इंसान है, और ऐसा शायद हम लोग देखते होंगे कि उनके अंदर कोई बुराई या कमी है ही नहीं। तो क्या ऐसा मुमकिन है? ये खास तौर पे उन लोगों के लिए जो हम बहुत आसानी से जज कर देते हैं लोगों को। जज करना बहुत बुरी चीज है। अगर किसी इंसान के अंदर 99 मान लीजिए बुराई है, एक अच्छाई है, तो अगर हम 99 की वजह से उस इंसान को बुरा बोल रहे हैं, तो उस एक अच्छाई का फिर क्या करें? क्या उसको क्रेडिट देना जरूरी नहीं? जाहिर सी बात है। प्रेमचंद ने एक लाइन बड़ी अच्छी है, वो कही कि कोई भी इंसान अच्छा या बुरा नहीं होता, हर इंसान अच्छा और बुरा है। बस फर्क क्या है कि किसी के अंदर ज्यादा अच्छाई होगी, किसी के अंदर ज्यादा बुराई होगी, लेकिन है तो दोनों ही चीजें। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, किसी इंसान की 4 बुरी बात देखी हमने, उस इंसान को दुनिया का सबसे बुरा इंसान घोषित कर दिया। किसी इंसान के अंदर 4 अच्छाई देखी, उस इंसान को दुनिया का सबसे अच्छा इंसान मानने लगे। नई नई किसी से दोस्ती होती है, नया नया कोई रिश्ता बनता है, तो उसकी हर एक चीज बहुत खूबसूरत लगती है। नई नई शादियां होती हैं, मियाँ बीवी को एक दूसरे की बातें बड़ी अच्छी लगती हैं, इतनी अच्छी लगती हैं कि वो कोई गलत काम भी करते हैं तो उसमें भी बुरा नहीं लगता है। लेकिन 5 साल 8 साल गुजरने के बाद अच्छी अच्छी बातें भी उनकी चुभने लगती हैं। क्यों? क्योंकि शुरुआत में हमने अलग नजरिया देखा, हमने एक ही चीज को बस पकड़ा। तो अगर मान लीजिए हर एक चीज में हम लोग ऐसे ही दोनों चीजों को लें, तो इसका फायदा ये सबसे बड़ा है कि हम किसी भी इंसान को जज करने से बच जाएंगे, किसी भी इंसान से नफरत करने से बच जाएंगे। आप जिससे भी अगर नफरत करते हो या चिढ़ करते हैं, किसी से कोई दिक्कत हो जिंदगी में, आप सोचिएगा कि आपको उनसे दिक्कत क्यों है। डेफिनेटली आपके साथ कुछ गलत हुआ होगा, तो आप वो गलत चीज ही लेके बस बैठे हैं, इसीलिए आपको नफरत है या आप उससे बोल नहीं रहे हैं। तो अगर आप उनकी अच्छी चीज सोच रहे होते तो डेफिनेटली आपको उनसे नफरत नहीं होती, क्योंकि कुछ तो अच्छा होगा, और वो अच्छी चीज काफी है आपकी नफरत को कम करने के लिए। तो तीसरा रोल जिंदगी का और अपने आप को बेहतर बनाने का, कि क्वांटिनम अप्रोच का पालन करेंगे, किसी को भी हम जज नहीं करेंगे। एक राइटर है, वो लिखते हैं, कहते हैं कि ईश्वर ने, अल्लाह ने, गॉड ने इंसान को बनाया, पैदा किया, वो इंसान पला बढ़ा, अपनी पूरी जिंदगी जिया, और जीने के बाद जब उसकी मौत हुई तो मौत के बाद डे ऑफ जजमेंट या कयामत के दिन वो पेश होगा। और पेश होने के बाद अल्लाह ताला या गॉड या ईश्वर उनका हिसाब किताब लेंगे कि तुमने ये काम किया सही, ये काम गलत किया, और उसके हिसाब से जजमेंट होकर वो इंसान जन्नत या जहन्नुम में डाल दिया जाएगा। तो कहते हैं कि जब ईश्वर इतना टाइम ले रहा है, पैदाइश से लेकर मौत तक का इंतजार कर रहा है, तो फिर इंसान इतना आसानी से जज क्यों कर देते हैं? तो बात में कहीं ना कहीं तो दम है। अगर किसी इंसान ने आज कोई गलती की और हम उस गलती को पकड़ के 4 लोगों के सामने बात फैला दें, हो सकता है वो इंसान अगले पल या अगले दिन सुधर जाए, तो हमने जो फैलाया फिर उसका क्या? गई तो इज्जत। यही तो जजमेंट है। तो डायनेमिज्म जो हमने बताया वो हर जगह फॉलो हो रहा है। अगर कोई इंसान आज बुरा है तो वो कल बुरा हो जरूरी नहीं है। इंसान हर पल सीखता है, अगर सीखने की चाहत रखता है। तो आज हम कुछ गलत मान रहे हैं, कल उसको सही मानेंगे, आज हम कुछ गलतियां कर रहे हैं, कल उस गलती को सुधार लेंगे। चाहत, डिजायर और सब्र की बात है।
तो क्या क्या चीजें हुई? डायनेमिज्म पहली चीज, अपने अंदर डायनेमिज्म लेकर आएंगे, वक्त के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से हम बदलाव लेकर आएंगे और अपनी चीजें जो भी हमारे आसपास हैं या जो भी हम अपना ढांचा बना के बैठे हैं उससे बाहर हमको देखना है। कुएं का मेढक बन के रहेंगे तो जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आएगा। जाहिर सी बात है, कुएं का अगर आप मेढक बन के हैं तो वही कुआं आपकी दुनिया है, और आपको लगेगा यही मेरी दुनिया है तो सब कुछ ये परफेक्ट है, इसमें कोई बदलाव की जरूरत नहीं, मुझे किसी नई चीज की जरूरत नहीं। आपको उससे बाहर निकलना पड़ेगा ना। बाहर कब निकलेंगे? जब आप बदलाव की नियत करेंगे या आप चाहेंगे कि नहीं कुछ बदलाव चाहिए, तो वही बदलाव डायनेमिज्म है। और डायनेमिज्म के साथ आपको सब्जेक्टिविटी लेकर आनी पड़ेगी, यानी कि हमारे अलावा और भी चीजें एग्जिस्ट करते हैं। अगर कुएं का मेढक है तो कुएं से बाहर निकलने के बाद हम ये नहीं मान सकते कि ये दुनिया सिर्फ मेरी है। कुएं में जब तक थे वो कुआं हमारा था, लेकिन जब बाहर निकले तो बाहर और भी बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी चीजें हैं, और सबके साथ हमको तालमेल बना के चलना पड़ेगा। कोई दिक्कत? हाँ, प्लीज बोलिए। एग्जैक्टली, इसीलिए हमने कहा कि कौन क्या कर रहा है वो हमारी कहानी नहीं है, कौन नहीं समझ रहा, कौन गलत कर रहा है वो हमारी कहानी नहीं है। हमको अपनी कहानी देखनी है। तो जो नहीं समझ रहे हैं ना वो उनकी कहानी है, तो उनको चाहिए कि वो चीजें सीखें। मनाना आसान नहीं है आज के टाइम पे किसी को भी, ये बात भी हम हमेशा कहते हैं। आप अगर कोई भाई या बहन है और उसकी सोच आपकी सोच से अलग है, आप मनाने बैठ जाइए और मान जाए तो फिर हमको बताइएगा। सोच ऐसी चीज है जिसको बदलना बहुत मुश्किल काम है, तो आसान नहीं है। इसलिए हर इंसान अपनी अपनी मेहनत करता रहे, तब बदलाव कहीं ना कहीं आएगा। बट हाँ, हमें अपनी तरफ से कोशिश लगातार करते रहनी चाहिए, समझाते रहना चाहिए। तो ये चीज हो गई आपकी पर्सनैलिटी की, जो आपके रियल पर्सनैलिटी आपके कस्टम से, आपकी वैल्यूज से, आपके आचरण से दिखाई देगी। अब उस आचरण में तड़का लगेगा आपका जो भी थोड़ा बहुत है वो इंग्लिश का, जो कि आप एक लैंग्वेज के नाते आप सीखने आए। इंग्लिश सीखने के लिए सबसे बुनियादी जरूरत क्या होती है? कोई आइडिया? ग्रामर, आपके हिसाब से? कोई आइडिया नहीं? हाँ, कुछ जरूरी नहीं है, बस एक चाहत होनी चाहिए, उससे ज्यादा कुछ नहीं। अगर आपके अंदर चाहत है तो सब कर लेंगे, नहीं है तो कुछ भी नहीं होगा। और रही बात ग्रामर की, तो ग्रामर भी बहुत बेहतरीन चीज़ है, आप इनडायरेक्टली इसमें सीखते रहेंगे। लेकिन यहाँ पे क्योंकि हम लोग बिना ग्रामर की बात किए चीज़ों को समझने वाले हैं, और उसी के हिसाब से हम लोग कोशिश करेंगे। बस वही बात कोशिश की है, कोशिश नहीं करेंगे तो सारा खेल खराब होगा। यहाँ पे देखिए एक स्टोरी लिखी हुई है, द मिरर ऑफ कॉन्फिडेंस। सिंपल सी स्टोरी है, एक लड़का था, इंग्लिश उसको सीखना था, लेकिन वो बोलने से डरता था, क्योंकि उसके अंदर शायद शर्म थी या उसको लगता था कि मुझसे हो नहीं पाएगा। अलग अलग बातें उसके मन में चला करती थी। लेकिन एक दिन उसने शुरुआत की और मिरर के सामने वो बस 5 मिनट डेली बोलता था अपने दिन की बात, जो भी दिन भर का उसका काम है, डेली रूटीन है, क्या करता है नहीं करता है, वो क्या है नहीं है, ये सारी बातें वो बोलता था। और 3 महीने बाद उसने पाया कि उसकी इंग्लिश पूरी तरीके से सुधर गई। क्यों? क्योंकि उसने प्रैक्टिस की, उसने शुरुआत की। हमारी एक दिक्कत ये भी रहती है कि हम शुरुआत करते नहीं हैं, टालते रहते हैं चीज़ों को, कल से करेंगे कल से करेंगे, जबकि हमको पता है कि कल कभी आने वाला नहीं है। क्योंकि आज जो हमारा है वो भी तो कभी कल ही था ना। तो अगर आज नहीं कर रहे हैं तो फिर जो आ जाएगा उस पर हम लोग क्या ही कर लेंगे। तो इसलिए आपको लगातार प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा, लगातार आपको बोलते रहना पड़ेगा। जो बातें यहाँ पे बताई जाएंगी उन बातों को आपको मानना पड़ेगा, और मानना ही पड़ेगा, उसके अलावा कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है। डू यू एवर फील स्केयर्ड टू स्पीक इंग्लिश? इसका जवाब क्या है? क्या आपने कभी भी इंग्लिश बोलते हुए डर महसूस किया है? इंग्लिश बोलते हो का मतलब ये नहीं कि अंग्रेज की तरह बोल रहे हैं, मतलब बोलने से पहले आप सोचते हो, डरते हो, यह है। ये वही वाली बात हो गई, इंसान गुंडा होने के सामने बनता है जो हमारे सामने कमजोर है। कोई पहलवान खड़ा हो जाए तो बोलने की हिम्मत नहीं होगी।
तो रीजन आपका क्या है कि सामने कोई मजबूत हो तो डर लगता है। डर क्यों लगता है कि आपको लग रहा है कि शायद हम गलत बोल देंगे, हमारी गलतियां वो पकड़ लेगा, या शायद वो ऐसी बोले कि हमारे सर के ऊपर से चली जाए। तो इसमें शर्म की बात है? कोई शर्म की बात नहीं है। आपको उर्दू आती होगी एकदम गाड़ी गाड़ी, आप उर्दू बोल दीजिए, पल्ले अगर उसको पड़ जाए तो ठीक, नहीं पड़े तो हिसाब बराबर। समझ में आई बात? तो इसीलिए हम कहते हैं इंग्लिश में कुछ खास नहीं है, ये कोई बोलेगा नहीं, खास तौर पे जो क्लास इंसान पढ़ा रहा है उसी के बारे में। बट ईमानदारी यही है, जैसे बाकी सारी लैंग्वेज है वैसे ही इंग्लिश है। आप लोग सीखना चाहते हैं इसलिए सीख रहे हैं, उसके अलावा कोई रीजन नहीं है। यहाँ पे आपको कुछ बुनियादी चीज ध्यान में रखनी है। फॉर्मूला क्या है? LSR&W। इसका पालन आपको हमेशा रोज करते रहना है, क्लास में भी और क्लास से बाहर गए वहां भी। इंग्लिश सीखते हुए भी, नहीं सीख रहे हैं तो भी, किसी से बातचीत कर रहे हैं तो भी, रिश्ता निभा रहे हैं तो भी, हर जगह यही फॉर्मूला अप्लाई होगा आपका। वो क्या है? लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। सबसे जरूरी चीज जो आपकी जिंदगी में है, और खासतौर पे इंग्लिश सीखते हुए, इस कोर्स को करते हुए भी, वो है लिसनिंग। सुनना जरूरी है, और सबसे पहली चीज भी यही है, फर्स्ट स्टेप आपका यही है, सुनना। बिना सुने कुछ होने वाला नहीं है। तो जो बातें हम बता रहे हैं, जो बातें हम पढ़ाएंगे, चाहे वो स्ट्रक्चर हो, चाहे वो एक्सरसाइज हो, चाहे वो होमवर्क हो, कोई भी चीज हो, आपको सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जिंदगी में भी यही चीज अप्लाई करनी है, बिना सुने कुछ होने वाला नहीं है। दूसरी चीज स्पीकिंग। सुनने के बाद दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है? बोलना। तो अगर आप इंग्लिश यहाँ पे सीख रहे हैं तो जो हम पढ़ाएंगे जाहिर सी बात है वो आप सुनेंगे, सुनने के बाद जो भी आपको बोला जाएगा वो आपको चिल्ला चिल्ला के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उसके अलावा भी कोई ऑप्शन नहीं है। और जिंदगी में भी ये लागू होगा। जिंदगी में भी या किसी से भी हम बात करें, हमें तभी बोलना चाहिए जब हम पूरी तरीके से सुन लें, बिना सुने नहीं बोलना चाहिए। तीसरी चीज रीडिंग, पढ़ना। और पढ़ने के बाद फिर आप लिखिए। तो लिखने का काम क्या है? एकदम लास्ट में, यानी कि एक मैसेज यहाँ से यह भी मिलता है कि जो भी बात हम यहाँ पढ़ाएं बताएं, उसको नोट करने वाला काम आपका एकदम लास्ट में होना चाहिए। लास्ट मतलब क्लास का लास्ट नहीं, जब एक पोर्शन हम निपटा लें उसके बाद ही आप पेन उठाएंगे और लिखेंगे। अदरवाइज अगर आप बीच में लिखना शुरू करेंगे तो जो हम बोल रहे हैं वो भी आधा नहीं घुसेगा, और जो आप लिखेंगे वो भी आधा आपको पल्ले नहीं पड़ेगा। इसलिए लिखने का जो टाइम है उसी टाइम में आप लिखेंगे। तो क्या है? लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड, तेज बोलिए, तीनों चारों बोलिए। लिसनिंग और तेज, एक साथ बोलिए, एक साथ बोलिए। रुकिए। लिसनिंग, 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 स्पीकिंग, 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 रीडिंग, 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 राइटिंग, 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 लिसनिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग, लिसनिंग। देखिए कंफ्यूज हो रहे हैं? लिसनिंग, ये क्या लिखा है? लिसनिंग, ठीक है। लिसनिंग, हाँ अब आया। लिसनिंग, 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 स्पीकिंग, 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 रीडिंग, 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 राइटिंग, राइटिंग, राइटिंग। लिसनिंग मतलब, लिसनिंग मतलब, तेज बोलिए और तेज। स्पीकिंग मतलब तेज और तेज। देखिए देखिए माहौल खराब। एक फ्लो में, एक फ्लो में तेज बोलना, ठीक है, इकट्ठे तेज बोलिए भाई। तो चलिए हम सबका वर्ड लेंगे इंग्लिश में, आप हिंदी में बोलिएगा, ठीक है। लिसनिंग, 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 स्पीकिंग, 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 रीडिंग, 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 राइटिंग, राइटिंग, राइटिंग। याद रहेगा कि भूल जाएगा? हम बीच बीच में पूछते रहेंगे, याद रखे रहिएगा। नोट कर लीजिए ये फॉर्मूला, और वो 3 वर्ड भी नोट कर लीजिए, किए तो होंगे नहीं।
तीन वर्ड क्या है? डायनेमिज्म, सब्जेक्टिविटी और क्वांटिनम अप्रोच। ठीक है, और आगे आसान भाषा में, अपनी भाषा में, हिंदी में लिख लीजिएगा। पहला है डायनेमिज्म, दूसरा है सब्जेक्टिविटी, SUBJECTIVITY, सब्जेक्टिविटी। डायनेमिज्म में लिख दीजिएगा कि वक्त के हिसाब से, हालात के हिसाब से, जगह के हिसाब से बदलाव। आसान भाषा में यही मतलब होता है। और सब्जेक्टिविटी का आसान भाषा में मतलब ये होता है कि हमारे विचार या हमारी सोच के साथ साथ दूसरों के विचार, दूसरों की सोच भी दुनिया में मौजूद है। इसलिए हमें अपनी विचार या अपनी चीजों पे घमंड नहीं करना चाहिए, ना अड़ना चाहिए। ठीक है, ये इधर से दिख रहा था, आप लोग को चमक नहीं रहा था? ट्यूबलाइट चमक रही है ना? हाँ, वो उधर। हम्म, बस 10 दिन और झेलना है, फिर तो ठंडी में बंदी हो जाएगा। ये छोटा है ना, इस वजह से। सब्जेक्टिविटी हिंदी पूछ रहे हैं, अनुवाद? अनुवाद मत लिखिए, अनुवाद का मतलब होता है, हाँ, उसके बारे में ये लिख लीजिएगा। सब्जेक्टिविटी का मतलब यही है कि हमारे विचारों के साथ साथ, या किसी भी जो भी चीज़ हम देखते हैं उसके साथ साथ दूसरा नज़रिया भी उसके लिए हर जगह मौजूद होता है। कोई भी चीज़ दुनिया की आप देखिए, आपके खुद का ख्याल हो या किसी की सोच हो, कोई बात हो, हर एक जगह दूसरा नज़रिया भी मौजूद है, उसकी भी अपनी एक जगह है। हाँ, ये भी लिख सकते हैं। और कॉन्टिनम अप्रोच, इसका मतलब यह है कि आप किसी भी चीज को कट टू कट डिवाइड नहीं करेंगे। ठीक है, हर चीज को सही और गलत, और को हाईलाइट कर दीजिएगा, समझ में आ जाएगा। कोई भी चीज पूरी तरीके से सही नहीं, कोई भी चीज पूरी तरीके से गलत नहीं, इतना भी लिख सकते हैं। क्योंकि इन सब का अनुवाद में जाएंगे तो अनुवाद याद करते करते 90 दिन निकल जाएगा, याद नहीं होगा। इतना खतरनाक खतरनाक है। हो गया? देखिए यहाँ पे लिखी एक लाइन, क्या है? माई नेम इज, क्या मतलब होता है इसका? मेरा नाम है। क्या है मेरा नाम? जो भी है, मान लीजिए XYZ आपका नाम है। नीचे एक लाइन लिखी है, नाइस टू मीट यू। नाइस टू मीट यू का मतलब होता है आपसे मिलकर अच्छा लगा। खड़े हो जाइए, सब लोग खड़े हो जाएं।
नहीं तो अब समझिए आपका डे 1 शुरू हुआ ना, तो यहाँ से सारी चीजें लेके चलिए, खड़े हो जाइए। अब आप सब चारों भी आपस में सर्कल बना लीजिए, और आप चारों भी, आप तीनों भी, और सर्कल बना के यही पूरा करिए 2 राउंड। मतलब एक दूसरे को बताइए अपना नाम, फिर सामने वाला बोले कि हाँ नाइस टू मीट यू, ये आपसे मिलके अच्छा लगा। तो तीनों लोग आपस में एक दूसरे को बताएं। हाँ फिलहाल बस इतना ही करिए, बैठिएगा मत, हम बता रहे हैं फिर। हम्म। नहीं करिए, 2 3 4 राउंड। हो गया। ऊपर एक लाइन लिखी है, क्या है? व्हाट इज योर नेम। इसको शॉर्ट में बोलते हैं व्हाट्स योर नेम, है ना। तो व्हाट्स योर नेम का मतलब तुम्हारा नाम क्या है। अब करिएगा ये कि एक लोग पूछेंगे, जैसे आपने पूछा है कि व्हाट्स योर नेम, वो अपना नाम बताएंगे, फिर आप बोलिएगा नाइस टू मीट यू, ठीक। फिर वो सवाल करेंगे व्हाट्स योर नेम, फिर ये नाम बताएंगे, आप बोलिएगा नाइस टू मीट यू। इस तरीके से 3 राउंड होगा, और 3 राउंड में आपका सर्कल कंप्लीट होगा। स्टार्ट करिए। और फिर तीसरा इंसान बोलेगा नाइस टू। और एक बार कंटिन्यू करिए, कम से कम 3 बार करिए। हो गया। तुम्हारा नाम क्या है, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? तेज बोलिए। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम ये है। मेरा नाम, मेरा नाम। व्हाट्स योर नेम। अपना नाम बोलिए, तेज बोलिए सब लोग। व्हाट्स योर नेम। अच्छा रिपीट करिए इनको, छोड़िए। व्हाट्स योर नेम। 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 माय नेम इज। हाँ वो पूरा नाम आप लोग बोलिए। माय नेम इज। माय नेम इज। माय नेम इज। माय नेम इज। ठीक। सेल्फ इंट्रोडक्शन। सेल्फ इंट्रोडक्शन में बिल्कुल छोटा इंट्रोडक्शन देना चाहिए। एक बार हम लोग इंटरव्यू ले रहे थे, इंटरव्यू में किसी ने अपना इंट्रोडक्शन दिया, आई थिंक 2 ढाई मिनट का। तो ऐसा इंट्रोडक्शन नहीं देना चाहिए, ठीक है। इंटरव्यू हो या आप किसी से पहली मुलाकात करें, बिल्कुल शॉर्ट और ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहिए, जैसे कि नाम, कहाँ से हैं, क्या करते हैं, आपकी हॉबीज, और आपका मकसद क्या है। ये भी तब जहाँ पे एजुकेशनल कुछ माहौल हो तब। रिश्तेदार से मिलें तो उनको हॉबी और मकसद नहीं बताना है, क्योंकि वो आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे फिर, ठीक है।
तो क्या करना है इसमें, पहला सवाल अगर आप बना हिंदी में बताइए पहले आप लोग, हिंदी में इंट्रोडक्शन अगर मान लीजिए आप दें इस फॉर्मूला के हिसाब से, तो पहली लाइन आप लोग क्या बोलेंगे? ठीक है, लिख लेते हैं। मेरा नाम क्या बोलेंगे, पूरा बोलिए। मेरा नाम ये है, ठीक है ना। फिर मैं यहां से हूं, जहां से भी हैं। फिर या तो प्रोफेशन यानी कि आप जो काम करते हैं, या अगर पढ़ रहे हैं तो क्या बोलेंगे? मैं ये हूं, या मैं जो भी हैं, आप बिजनेसमैन हो या फिर स्टूडेंट हो, तो आप क्या बोलेंगे? मैं छात्र या व्यापारी लिख देते हैं ना। फिर मुझे पसंद है, क्या पसंद है, कोई एक एग्जाम्पल। ठीक है, यही लिख देते हैं। मुझे किताब पढ़ना पसंद है। फिर लास्ट मकसद, क्या है मकसद आपका? टीचर बनना। आपका भी टीचिंग ही है, आपका भी, आपका गल्फ कंट्री जाना, आपका एमआर बनना। एमआर बनना है, हाँ, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव नहीं, अच्छा मेडिकल है इनका, दवाई इनसे लीजिएगा, सस्ती देंगे। अच्छा, आपको तो बताइए। तो कुछ भी ले लेते हैं, जैसे मैं डॉक्टर बनना, क्या क्या हो, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं, हो गया पूरा। पढ़िए पूरा। अपना बोलिएगा, अपना तेज बोलिए, तेज। इंग्लिश में बोलना हो तो बोल लेंगे। अभी तो मेरा नाम वाला हुआ है, तो क्या बोलेंगे? आप डायरेक्टली ये बोल सकते हैं कि माई नेम इज फलाना ढिमकाना, या फिर आप डायरेक्ट ये भी बोल सकते हैं कि आई एम फलाना ढिमकाना, जो भी आप हैं। तो जो आपको सही पड़े। माई सेल्फ भी आप बोल सकते हैं, या फिर आप दिस इज भी बोल सकते हैं कि दिस इज फलाना। तो क्या क्या आपको ध्यान देना है अपने इंट्रोडक्शन में, देखिए एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ पे लिखे हुए हैं। पहली चीज देखिए, लिखा हुआ है क्या? मेरा नाम। दूसरा क्या लिखा है? आई एम फ्रॉम मऊ, यानी कि मैं मऊ से हूँ, जगह आपकी आ गई। तीसरा है आई एम ए लर्नर एंड सोशल वर्कर, मैं क्या हूँ, ये चीज लिखी हुई है कि मैं एक सीखने वाला इंसान हूँ। चौथे नंबर पे आपका है आई लाइक टीचिंग एंड हेल्पिंग पीपुल, मुझे क्या पसंद है, ये चीज लिखी हुई है। और लास्ट में है माई एम इज टू मेक इंग्लिश लर्निंग इजी फॉर एवरीवन, मेरा मकसद है कि मैं इंग्लिश सीखना आसान बना सकूं। ठीक है, लेकिन ये सब आप अपने से ही बता दें, हर बार जरूरी नहीं है। हर बार इंसान नहीं कहेगा कि अपना इंट्रोडक्शन दे दो, हो सकता है बातचीत करते करते इंसान आगे बढ़ेगा, इसलिए इन सब के सवाल भी बन सकते हैं। नहीं, इधर ही चलिए, बंद कर दो। तो माई नेम इज, अब फटाफट हिंदी बताते जाइए, तो कहीं से भी चले, कोई टेंशन नहीं। माई नेम इज एक्स वाई जेड, क्या होगा हिंदी में? तेज तेज बोलिएगा। माई नेम इज, हिंदी में बोलिएगा। माई नेम इज, माई नेम इज, माई नेम इज, आई एम फ्रॉम मऊ। मऊ नहीं, हिंदी बताइए। आई एम फ्रॉम मऊ, आई एम फ्रॉम मऊ, तेज बोलिए, आई एम फ्रॉम मऊ। ये ढोल बाजे वाला नहीं, अच्छे से एक साथ बोलिएगा। आई एम फ्रॉम मऊ, आई एम फ्रॉम मऊ, आई एम फ्रॉम, आई एम फ्रॉम मऊ, आई एम फ्रॉम मऊ, आई एम फ्रॉम मऊ, तेज, आई एम फ्रॉम मऊ।
माई नेम इज मोहम्मद। देखिए, कंफ्यूज मत होइए, इकट्ठे बोलिए, जब तक बोलेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। माई नेम इज मोहम्मद, एग्जाम्पल के तौर पे, माई नेम इज मोहम्मद, 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 आई एम फ्रॉम मऊ, 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 आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर, आई एम अ बिजनेसमैन, आई एम बिजनेसमैन, आई एम अ बिजनेसमैन। रिवर्स करते हैं। मेरा नाम मोहम्मद है, 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 मैं मऊ से हूँ, मैं मऊ से हूँ, मैं मऊ से हूँ, मैं मऊ से हूँ, मैं एक अध्यापक हूँ, मैं एक अध्यापक हूँ, मैं एक अध्यापक हूँ, मैं एक अध्यापक हूँ, मैं एक छात्र हूँ, मैं एक छात्र हूँ, मैं एक छात्र हूँ, मैं एक टीचर हूँ, मैं एक टीचर हूँ, मैं एक व्यापारी हूँ, मैं एक व्यापारी हूँ, मैं एक व्यापारी हूँ, मैं एक गृहिणी हूँ, हाउस वाइफ, ठीक है। मैं एक गृहिणी हूँ, गृहिणी बोलते हैं हाउस वाइफ। उर्दू में क्या बोलते हैं जो घर संभालती हैं? कोई आइडिया? हाँ, बीवी तो बीवी हो गई ना। छोड़िए, मैं गृहिणी हूँ, बताइए। आई एम अ हाउस वाइफ, बोलिए। आप भी गृहिणी हो सकते हैं, घबराइए मत, शादी होने दीजिए। चलिए, तीन से लाइन क्लियर। चौथी लाइन, मुझे किताब पढ़ना पसंद है। हिंदी में फिलहाल बोलिए, मुझे किताब पढ़ना पसंद है, मुझे किताब पढ़ना पसंद है। आई लाइक रीडिंग बुक, आई लाइक रीडिंग बुक। मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है, आई लाइक प्लेइंग क्रिकेट। या फिर आप इन्फिनेटिव का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि आई लाइक टू प्ले क्रिकेट, है ना। तो जो आपकी सबकी हॉबीज हैं कि नहीं है? किसकी किसकी नहीं है? आपकी है, है। आपकी नहीं है, आपकी नहीं है आपकी नहीं है। और बाकी एम भी तो क्लियर ही होगा, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत, ये अपने हिसाब से पहले लिखिए। अपने हिसाब से का मतलब अपने रियल लाइफ के हिसाब से। बात समझ में आई ना कि क्या है? तो अपने हिसाब से एडजस्ट करके लिखिए। उसके बाद हम फिर सवाल बता रहे हैं कि सवाल कैसे पूछना है, उसके बाद प्रैक्टिस करिएगा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। किताब कॉपी पे नहीं लिखे आई? नहीं, इनको एकदम टाइम पे बुलाए, 4 बजे, है ना। हाँ, तो आप छोड़ दीजिए उसको, डे 1 बना दीजिएगा। ऐसा रहे कि आपका हर डे का एकदम क्लियर रहे कि हमने ये पढ़ा है, ऐसे है ना। इसको छोड़ दीजिएगा, ठीक है। इसकी जगह पे आप लिख लीजिए, ठीक। वो मोहल्ले का ही लिख लीजिए। ठीक है, ऐसे लिखिएगा।
हो गया, सब लोग लिखें फटाफट। प्लेइंग क्रिकेट। हो गया? नहीं नहीं, उधर का नहीं। मेरा नाम राहुल है। बोलिए फटाफट, मेरा नाम राहुल है। इंग्लिश में बोलिए, मेरा नाम राहुल है। मेरा नाम राहुल है। मैं घोसी से हूँ। मैं घोसी से हूँ। मैं कोपा से हूँ। मैं बलिया से हूँ। मैं दुबई से हूँ। मैं एक अध्यापक हूँ। मैं एक स्टूडेंट हूँ। मैं एक चोर हूँ। आई एम अ थीफ। मैं एक कसाई हूँ। कसाई को बोलते हैं बुचर। बहरहाल उसको छोड़ दीजिए। मैं एक अध्यापक हूँ। मैं एक अध्यापक हूँ। मैं एक अध्यापक हूँ। मैं एक छात्र हूँ। मैं एक छात्र हूँ। मैं एक छात्र हूँ। मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है। 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 मैं एक व्यापारी बनना चाहता हूँ। मैं एक व्यापारी बनना चाहता हूँ। मैं व्यापारी बनना चाहता हूँ। मैं एक टीचर बनना चाहता हूँ। मैं एक टीचर बनना चाहता हूँ। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? लेकिन ये सिर्फ जवाब ही जवाब है, बिना सवाल के जवाब में मजा नहीं आएगा, इसलिए सवाल बनाना पड़ेगा। नाम क्या रहेगा? इंग्लिश सवाल क्या बनाएंगे आप? अभी पढ़े ही हैं। तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम क्या है? तेज बोलिए। अरे तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम क्या है? इंग्लिश में बोलिए। तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम क्या है? तुम कहाँ से हो? 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 तुम्हें क्या पसंद है? 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 आपका मकसद क्या है? आपका मकसद क्या है? आपका मकसद क्या है? आपका मकसद क्या है? अब इंग्लिश में जवाब दीजिएगा। व्हाट्स योर नेम? व्हाट्स योर नेम? सब लोग तेज बोले। व्हाट्स योर नेम? व्हाट्स योर नेम? व्हाट्स योर नेम? व्हाट्स योर नेम? वेयर आर यू फ्रॉम? वेयर आर यू फ्रॉम? वेयर आर यू फ्रॉम? व्हाट डू यू लाइक? व्हाट डू यू लाइक? व्हाट डू यू लाइक? फिलहाल एक ही पकड़ लीजिए, मान लीजिए क्रिकेट ही पकड़ लीजिए, या रीडिंग बुक ले लीजिए। ठीक है, कौन सा लेंगे? रीडिंग बुक लेते हैं ना, अच्छी चीज लेते हैं, क्या ही टेंशन है। व्हाट डू यू लाइक? 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 व्हाट इज योर एम? आई वॉन्ट टू बिकम अ टीचर। ठीक है, व्हाट्स योर एम? 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 क्या? व्हाट्स योर एम? नेम नहीं, एम। व्हाट्स योर नेम? नेम कह रहे, व्हाट्स योर एम? ये कब से हमने सोचा, इतना शॉर्ट कैसे हो रहा है इनका। व्हाट्स योर एम? व्हाट्स योर एम? व्हाट्स योर एम? व्हाट्स योर एम? ठीक,
व्हाट इज लिखा है तो उसको शॉर्ट में आप लोग बोल सकते हैं व्हाट्स, ठीक है ना। ऐसे ही आई एम लिखा है तो आप उसको क्या बोल सकते हैं, आई एम, आई एम। याद रहेगा। अब खड़े हो जाइए, करेंगे क्या, एक इंसान सवाल पूछेगा, दूसरा जवाब देगा, ठीक है। कैसे करेंगे, खड़े हो बताएं। जैसे मान लीजिए 3-3 लोग हैं दोनों तरफ से, मान लीजिए रेफा सवाल करेंगे इनसे, तो एक एक करके सारा सवाल कर लेंगे, सारा जवाब मिल जाएगा। फिर ये सवाल करेंगे उनसे, एक एक करके सारा सवाल करेंगे, सारा जवाब, फिर वो सवाल करेंगे, तो सबके हिस्से सवाल भी आए, सबके हिस्से जवाब भी आए, तो यानी कि 3 राउंड आपका पूरा होगा। लेकिन वो सिर्फ एक ही साइकिल नहीं करना है, उसको फिर रिपीट करिएगा, फिर रिपीट करिएगा। ऐसा रहे कि 3-3 बार सवाल आप पूछ लें और 3-3 बार आप जवाब भी दे दें। शुरू करिए। पहली बार आप देख के कर सकते हैं, उसके बाद बिना देखे कोशिश करिए, ठीक है।
हो गया। कितनी बार? कितनी बार? क्लियर हुआ? चलिए नोट कर लीजिए। हिंदी और इंग्लिश दोनों नोट डाउन करिएगा, सवाल और जवाब दोनों। और बेहतर ये है कि आप पहले सवाल नोट करें फिर उसके नीचे जवाब लिखिए, ठीक है? वो ज्यादा बेटर पड़ेगा आपकी प्रैक्टिस के लिए। जैसे अगर कंफर्टेबल है तो ऐसे ही लिख लीजिए, बोले अगर ना तो। कहाँ? अच्छा हाँ वो मिस हो गया, बट उसका सवाल बनाने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि उसका सवाल बनता है हु। हाँ, व्हाट डू यू डू कर सकते हैं, या फिर हु आर यू बोल सकते हैं। लिख लीजिए, वैसे सही है। हाँ? हिंदी में सबकी मीनिंग लिख लीजिएगा, मतलब सामने या नीचे जैसे भी आपको सही पड़े।
हो गया। बढ़िया से पढ़ लीजिए, अभी पोडियम पे बोलना है आके। आएंगे रिफा? हो गया, आइए रिफा। देवरानी जेठानी की तरफ बात कर रहे हैं, कहाँ से हो बताइए। मेरा नहीं रहेगा उसमें, चार्ज खत्म हो रहा है इसका, आज बहुत देर तक चल रहा है। अच्छा, ले गए क्या वो अपना? कल किए थे कल। तो रख दे। अरे अस्सलामु अलैकुम। Hello, my name is Refa. I am from Madanpura. I am a student. I like to playing cricket, reading books, and traveling. I want to become a teacher. My name is Ammar Khurshid. I am from Mau. Um, I like to play football. I want to become a businessman. Assalamualaikum. My name is Abdul Rahman. I am from Mau. I want to become businessman. ठीक है सर। लीजिए मैम। Assalamualaikum. I am Hena. I am from Mau. I like teaching. I am become teacher. Assalamualaikum. My name is Asma. I am from Mau. I like reading book, painting, cooking. I my aim is become a teacher. Thank you. Good evening, everyone. I hope you are doing well. Today, I am here to introduce myself. But before starting, I would like to say thanks to my honorable sir Mahfuzur Rahman for giving me golden chance to speak on this podium. I am Risalat Jha. I am from Mau. I want to be a good teacher. I like singing. Thank you for listening me to great patience and affection. मतलब
ऐसे ही कंपटीशन जो मुस्लिम में हुआ था, उसमें एक मैम थी, लास्ट में हुआ उनका, लगा के चली गई वहाँ हमीदपुरा नहीं बसती। फिर 2 दिन बाद मिला। हाँ रिकॉर्ड हुआ। अच्छा इसको नहीं, कुछ वर्ड्स हैं ऐसे ही, डेली आपको कुछ वर्ड्स मिलेंगे, ठीक है। वो वर्ड्स आप याद रखेंगे तो आप जो भी ट्रांसलेशन करेंगे, जो भी बातचीत होगी, उसमें ये वर्ड्स इस्तेमाल होंगे। पहला है लर्न। लर्न का मतलब, लर्न का मतलब स्पीक, ट्राई यानी कि कोशिश, है ना। कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट, हैप्पी, टायर्ड, रेडी, ऑनेस्ट, बिजी, फ्रेंड। सब आई थिंक एकदम कॉमन ही है, याद रहेगा कि याद करवाना पड़ेगा? 2-4 बार रटवा देते हैं। लर्न, स्पीक, ट्राई, कॉन्फिडेंट, हैप्पी, टायर्ड, रेडी, ऑनेस्ट, बिजी, फ्रेंड। करिए ये 2-2 याद करिए, अपने अपने मन से 2-2 इसमें से चुन लीजिए। आप तीनों और आप तीनों 2-2 चुनिए, फिर खड़े होइए। जो आपने चुना है, जो अपने मन में आपने याद किया, वही सामने वाले से पूछिए कि इसको हिंदी में क्या बोलते हैं। बता दे तो अच्छी बात, नहीं बताया तो फिर आप उसको बताइए, फिर इसी तरीके से दूसरा करेगा, फिर इसी तरीके से तीसरा। खड़े हो जाइए।